पिछले कुछ हफ्तों से लद्दाख के गालवन वैली में चले आ रहे तनाव और झड़प के बीच भारत के 20 सैनिकों ने शहादत दी है। इसके बाद चीन ने गालवन वैली पर अपना दावा भी पेश कर दिया है। पूरे देश में अब चीन को लेकर खासा आक्रोश है। बायकॉट चाइनीज गुड्स को लेकर कैंपेन शुरू हो गए हैं। इसी बीच में देश के एक प्रमुख चैनल भारत समाचार ने अपने चैनल पर किसी भी चीनी उत्पाद के विज्ञापन को दिखाने का फैसला करके सबको चौंका दिया है। चैनल ने ये फैसला क्यों किया और इसका क्या असर पड़ेगा चैनल पर और देश के आगे आने वाले फैसलों पर, इसके बारे में हमसे चर्चा करने के लिए चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। अंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपके न्यूज पोर्टल के लिए। और ये उम्मीद करता हूं कि आपका ये पोर्टल सही जानकारी, सही तथ्यों के साथ मीडिया और सामाजिक लोगों के साथ जनता के बीच सही जानकारी राष्ट्र हित में जरूर प्रस्तुत करेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और आपसे यही अपेक्षा है। थैंक यू ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, हमारा आज का पहला सवाल ये है कि आपने ये जो फैसला किया है, ये एक इमोशनल स्टेप है या एक टीआरपी का चक्कर है, या फिर खुद को या चैनल को देशभक्त के तौर पे प्रोजेक्ट करने का प्रयास है जैसा कि कई सारे चैनल करते हैं, या सिंपली आप सोनम वांगचुक से प्रभावित है? देखिए यार, ये ना तो भावनात्मक है और ना हमें टीआरपी चाहिए इसके लिए, और ना ये कोई आवेश में आकर लिया गया कोई फैसला है। हम लोग प्रतिदिन अपने यहाँ, आप भी लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं, हम लोग प्रतिदिन सुबह एडिटोरियल मीटिंग करते हैं। अब व्हाट्सएप आ गया है तो और भी एप्स आ गए हैं, तो उस पे हम लोग जितने भी एडिटोरियल चीफ्स होते हैं, हम सब लोग उस पे मॉर्निंग मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तो सुबह 9 बजे हम लोग के यहाँ मॉर्निंग मीटिंग चल रही थी। तब तक ये खबर आ चुकी थी रात में कि गलवान घाटी पर क्या कुछ हुआ है और हमारे बहादुर सैनिकों को कितनी कायरता के साथ चीन ने मारा है, चीन के सैनिकों ने किस तरह से धोखा किया। उस दौरान हमारी मीटिंग में ही ये तथ्य निकल कर सामने आया कि हम चीन के खिलाफ किस तरह से चीजों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें और चीन को सेना की इस घुसपैठ को कैसे एक्सपोज करें। तो इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तब तक हमारे एक बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं एडिटोरियल के, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जिस वक्त हम ये एक्सपोज करेंगे और ये खबरें दिखाएंगे और आप डिबेट को हेड कर रहे होंगे, डिबेट कर रहे होंगे, उस वक्त हमें कई चाइनीज एडवर्टीजमेंट भी दिखाने पड़ते हैं, तो ये मॉरली क्या ठीक होगा? ये उनका सुझाव है। और कंचन जी, मैं मीडिया संस्थान का हेड होने के बावजूद मैं अपने संस्थान में बहुत डेमोक्रेटिक है और हम सब लोग एक खुले वातावरण में बात करते हैं और पत्रकारों को करनी चाहिए। मैं कभी किसी पर अपनी राय थोपता नहीं। मुझे उनकी राय ठीक लगी तो और भी मेरे साथी जो कुछ भी इसमें संपादकीय विभाग के प्रमुख लोग थे, वो सब लोग भी उस मीटिंग का हिस्सा थे और अधिकांश ने उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। मैंने भी उस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी और ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है। नैतिक तौर पर ये गलत होगा कि हम उस दुश्मन देश के उत्पादों को अपने चैनल पर अपने दर्शकों के बीच प्रचारित करें और उन्हें लेने की पेशकश करें और उसी वक्त उनके खिलाफ हम खबर भी कर रहे हों, और वो तब जब हमारे सैनिकों की इतनी बड़ी तादाद में शहादत हुई हो, हमारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके चीन की सेना ने नाजायज तरीके से कब्जा किया हो। ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है, ये वक्त ना तो टीआरपी का है। ऐसी टीआरपी को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। और जो पैसा हमारे सैनिकों की खून से लिपटा हुआ चाइनीज उत्पाद के रूप में आएगा, ब्रजेश मिश्रा भूखों रह लेना पसंद करेंगे, भारत समाचार का एम्प्लाई बिना सैलरी के काम कर लेगा, हम अपने खर्चों में कटौती कर लेंगे, लेकिन दुश्मन देश का खून से सना हुआ पैसा, ब्लड मनी, भारत समाचार को नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मानना था, मैंने भी तथ्य रखे। तब ये मीटिंग में तय हुआ कि साहब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे मार्केटिंग सेल्स के हेड हैं, इनको भी इस मीटिंग में जोड़ा जाए और इनकी भी राय ली जाए, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स एग्रीमेंट्स होते हैं और वो यही लोग करते हैं, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट को। हम लोग तो संपादकीय निर्णय ले सकते हैं। इस मामले में हमारे संस्थान में बड़ी डेमोक्रेसी है, कोई किसी पर अपनी बात लाता नहीं और ना उस पर कोई फोर्सफुली कहता है। तो हमारे मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है मिस्टर आशीष आनंद, उनको जोड़ा गया और उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया। तो ये बात ठीक है कि थोड़ी देर के लिए वो दुविधा में थे और वो इसके इम्पैक्ट को भी बता रहे थे, क्योंकि जितने भी एडवर्टीजमेंट चाइनीज कंपनीज के आते हैं, ये बड़ी मल्टीनेशनल
एडवर्टाइजिंग कंपनीज के थ्रू आते हैं। आप बॉम्बे बैठती हैं, आपको बेहतर पता है कि किस तरह का सिंडिकेट ये एडवर्टीजमेंट में है। एक थ्रेट हमारे साथ ये भी है कि अगर हम उनको ना कहते हैं तो बाकी एडवर्टीजमेंट भी हमारे ब्लॉक वो कर सकते हैं, बट वी डोंट केयर। हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए हमारा राष्ट्र पहले है, हमारे सैनिक पहले हैं। अगर ये देश रहेगा तब हम रहेंगे। बिजनेस आता है कंचन जी, जाएगा, पैसा आता है, पैसा जाता है। हम कम तनख्वाह पे काम कर लेंगे, लेकिन हमें वो पैसा नहीं चाहिए जिस पैसे पे दुश्मन देश को मदद मिलती हो, दुश्मन देश के लोगों को सहायता मिलती हो और वो हम पर आक्रमण करें, हमारे सैनिकों की क्रूर तरीके से हत्या करें। ऐसे कायर और दुश्मन देश का पैसा, उनके उत्पादों का पैसा भारत समाचार को नहीं चाहिए। हम इसका बहिष्कार करते हैं और मैं अभिनंदन करता हूं अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जिन्होंने सारे टर्मिनेट कर दिए एग्रीमेंट्स 5 मिनट के भीतर, और उन्होंने इस बात में एक क्षण भी विलंब नहीं किया कि इससे उनको क्या नुकसान होगा। और आने वाले समय में वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो हमें विज्ञापन देती हैं, एजेंसीज कंचन जी, वो हो सकता है कि बदला भी ले, हमारे बाकी एड भी रोकें। हमें पता है कि हम लोगों ने किन किन लोगों से दुश्मनी मोल ली है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। ये जनता का चैनल है, जनता की आवाज है, भारत की जनता का चैनल है ये, और हम भारत समाचार हैं। हम अपने देश के बहादुर सैनिकों के साथ खड़े हैं। उनकी शहादत पर हमें गर्व है कि उन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। हर कोई जाकर कंचन जी सीमा पर लड़ नहीं सकता। आप ना तो सैनिक हैं, ना तो मैं सैनिक हूं। हम किस तरह से अपनी भावनाएं प्रकट करें अपने बहादुर सैनिकों के साथ, उस भावना का प्रकटीकरण भारत समाचार ने अपने इस कदम के जरिए, कठोर कदम के जरिए किया है। आप हमारी आलोचना भी कर सकते हैं, बहुत से लोग हमारी आलोचना कर सकते हैं कि आपको टीआरपी चाहिए। तो भाई साहब, मैं टीआरपी कहां मांग रहा हूं आपसे? मैंने तो ये नहीं कहा कि ये विज्ञापन चलेगा तो टीआरपी आएगी। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हम अपने बहादुर सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। और चीन जिस तरह से पूरे साउथ एशिया में गुंडागर्दी फैला रहा है, दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस चीन से उपजा हुआ है, वुहान से उपजा हुआ है, पर ना तो डब्ल्यूएचओ ने कोई कार्रवाई की, ना यूनाइटेड नेशन में। आप देखिए कि साउथ एशिया को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भारतीय मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीन को एक्सपोज करें, ना कि हम भारत में विपक्षी दलों को घेरें, हम अपनी सरकार को घेरें या ब्लेम गेम में जाएं। हमें चाइना को एक्सपोज करना है। वी शुड बिहेव लाइक इंटरनेशनल मैच्योर मीडिया। बट हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ और कामों में लिप्त हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता कि कोई चैनल चलाना चाहता है चाइनीज कंपनी का एडवर्टीजमेंट, प्लीज गो अहेड, आप चलाइए। ये आपके अपने मूल्य हैं, ये आपके अपने आदर्श हो सकते हैं कि आप चलाना चाहते हैं, बट ब्रजेश मिश्रा और हमारे भारत समाचार के ये आदर्श नहीं हो सकते कि हम चीन के खिलाफ खबरें भी दिखाएं, चीन का आक्रमण भी सहें, अपने सैनिकों की शहादत भी सहें, और वो पैसा भी हम उनके उत्पादों से कमाएं। लानत है ऐसे पैसे पे, हमें नहीं चाहिए। हम कम सैलरी देखिए, पे काम कर लेंगे ना। आप जो कह रहे हैं वो एक सैद्धांतिक तौर पर, एक भावनात्मक तौर पर, एक देशभक्त के तौर पर एकदम सही है, लेकिन इससे आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? इस वक्त जबकि पैंडेमिक में आय के स्रोत कम हो रहे हैं और मीडिया हाउस के लिए विज्ञापन ही आय का प्रमुख स्रोत है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और पिछली 3 मीटिंगों में इसी विषय पर जो प्रश्न आपने किया है, वो प्रश्न को लेकर अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, सारे लोग इस तथ्य की बात कर चुके हैं। हम लोगों ने एक नई रणनीति अपनाई है। हमारा जितना भी नुकसान इस बीच हुआ है, मैं तो इसको नुकसान नहीं मानता हूँ। पहली चीज तो इस दृष्टिकोण से हटना है कि हमारा कोई लॉस हुआ है। देश की कीमत पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जितना भी इस पे सैक्रिफाइस करना होगा हम तैयार हैं। मैं अपनी मार्केटिंग टीम की सराहना करता हूं कंचन जी, कि वो बड़े बहादुर लोग हैं। इतने बहादुर हैं कि उन्होंने रातों रात नई रणनीति बनाई। हम चाइनीज कंपनी से जो कुछ भी चैनल को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम स्वदेशी कंपनियों के पास जा रहे हैं, हम छोटे इंटरप्राइजेस के पास जा रहे हैं, हम छोटे प्रतिष्ठानों के पास जा रहे हैं, हम उन फैक्ट्रीज के एमएसएमई के पास जा रहे हैं जो भले प्रचार न कर पाए लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं। हम 2,000 रुपए का एड भी चलाएंगे, हम 5,000 रुपए का एड भी चलाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, हम छोटी मिठाई की दुकान का भी एड चलाएंगे, हम सब करेंगे। हम अपने सर्वाइवल के लिए हर वो तरीके अपनाएंगे, लेकिन हमें चाइनीज कंपनी का पैसा नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के सैनिकों को कायरतापूर्ण तरीके से बर्बर हत्या की है।
उन्होंने छल किया, उन्होंने धोखा किया, उन्होंने हमारी जमीन कब्जाई है। एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं जो सहयोग कर सकता हूं मैं उसके लिए तत्पर हूं। बाकी लोग अपना देखें, हमारा चैनल इसके लिए तैयार है और इसके जो भी लॉसेस होंगे हम अपनी मार्केट में जाएंगे। हमारे पास बड़ी कंपनीज हैं, हमारा एमएसएमई सेक्टर है। ये ठीक बात है कि इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है, क्राइसिस है, फंड की बहुत क्राइसिस है, और क्राइसिस छोटी मोटी नहीं है, बड़ी क्राइसिस है। हमारी सरकार ने भी विज्ञापनों के पैसे रोके हुए, डीएवीपी में रुके हुए हैं पैसे, यूपी गवर्नमेंट में पैसे रुके हुए। पर ठीक है, आज नहीं देंगे वो कल देंगे, क्योंकि उनके पास भी टैक्स कलेक्शन नहीं है। हम समझ सकते हैं मार्केट की क्या सिचुएशन है, लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता ना कि हम जाके दुश्मन की गोद में बैठ जाएं। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि हम वीवो और दूसरी कंपनियों का एड अपने यहाँ चलाएं। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए। हमें देश में क्लैरिटी देनी पड़ेगी। वी शुड बिहेव लाइक ए मैच्योर इंटरनेशनल मीडिया। हमें ये ब्रजेश बचपना जी करने का वक्त नहीं है। जी ब्रजेश जी, ये चाइनीज गुड्स के बहिष्कार की बात हमेशा उठती है, लेकिन एक सिंबॉलिक हमेशा रह जाता है ये कैंपेन कि पहली बार किसी बड़े संस्थान की तरफ से एक कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया गया है। लेकिन अगर इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरा भारत के सभी बाजार चाइनीज सामानों से पटे पड़े हैं। आज आप इनकार नहीं कर सकते कि कितने सारे कैमरे, कितने सारे मोबाइल जो जिसका वास्ता हमें मीडिया वालों को पड़ता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कितने सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स, हम सबके लिए चाइना पर निर्भर हैं। और चाइनीज का जो सस्ता सामान है चाइना का, उसने भारत के गरीबों को भी नया सामान खरीदने, नए कपड़े पहनने, इस सब का हक भी एक तरह से दिया है। हमारी कंपनियां ये बात जानती हैं, हम हर बार कहते हैं कि चाइना का सस्ता सामान है, तो हमारी कंपनियां सस्ता सामान नहीं दे पा रही हैं। और शायद यही वजह है कि जो भारत जो चीज पूरे जितना इम्पोर्ट करता है उसका 12% हिस्सा चीन से आता है, और जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें चीन का हिस्सा सिर्फ 3% है। करीब करीब $70 बिलियन का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और काफी सारे मशीनरी के इक्विपमेंट है, इनफैक्ट ड्रग्स के रॉ मटेरियल तक वहां से आते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो बायकॉट है आपने अपने स्तर पे किया है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन कैसे संभव होगा, ये आप जरा सा बताएं। देखिए, मैं आपने कहा ना कि भारत चीन पर बहुत निर्भर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, रॉ मटेरियल्स में। आई डू एग्री विद यू, मैं सहमत हूँ आपसे। सिर्फ भारत की ही बात आप क्यों कर रही हैं? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है या कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चाइना पर निर्भर नहीं है? चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया की फैक्ट्री है चाइना। आप यूरोप का देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, आप अफ्रीका के तटीय देश देख लीजिए। मैं नामीबिया और घाना गया था कंचन जी, मैं विजिट में, सरकारी विजिट के एक समिट में। वहां के राष्ट्रपतियों का भवन चाइना ने बना कर दिया है। वहां जितने भी तटीय देश हैं, चाइना का वहां पर कब्जा है। वहां के जितने भी ओशियन कंट्रीज आप देखें, कहीं भी देख लें, पूरा मिडिल ईस्ट उनकी मुट्ठी में है। जिस तरह का सीपीईसी कॉरिडोर और वन बेल्ट वन रोड योजना बना रहे हैं, आप उनकी महत्वाकांक्षा तो देखिए। चीन एक साम्राज्यवादी राज्य है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग एक डेमोक्रेसी में है, दुनिया एक डेमोक्रेसी में है। अमेरिका डेमोक्रेसी में है, यूरोप डेमोक्रेसी में है, अफ्रीका डेमोक्रेसी में है, मिडिल ईस्ट में काफी कुछ हद तक मोनार्की है। वही माहौल है जो चाइना में है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब यह सही वक्त है कि हमें आत्मनिर्भर वगैरह शब्द तो ये अभी राजनीतिक रूप से गढ़ लिए गए हैं अपनी अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए। मैं इस पे न जाते हुए ये कह रहा हूं कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि हम चीन के सारे सामानों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम अंतरराष्ट्रीय संधियां आपने कर रखी हैं, तमाम प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, तमाम प्रोडक्ट्स आपको देने हैं। एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा पर देश दुनिया चलती है, आप हर चीज अपने यहाँ नहीं बना सकते। लेकिन अभी आप बता रही थी ना कि कितना इम्बैलेंस है, असंतुलन कितना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। भाई रिश्ते बराबरी के होने चाहिए ना। रिश्ते ये तो नहीं होने चाहिए कि हम सामान तो उनके यहाँ ज्यादा मंगाते हैं लेकिन वो हमारा थोड़ा सा सामान लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप कह रही हैं कि अच्छे कपड़े पहनने की बात है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कंचन जी, बांग्लादेश ने अपने यहाँ जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर लिया है कपड़े की मार्केट में, आप देखें कि दुनिया का हर ब्रांड बांग्लादेश में बन रहा है। उन्होंने जिस तरह की गारमेंट इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है, चीन उसका 10% भी नहीं कर सकता। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं क्रिएट करते? लेकिन आपके अभी पास तक तो ये इतने पोर्ट्स जिम्मेदारी हैं, आप चीन करिए। चीन के सामान की बहिष्कार की जिम्मेदारी या जो है हम कैंपेन है, वो सारी जिम्मेदारी लोगों पर ही क्यों है, प्राइवेट लोगों पर ही क्यों है? आप देखिए तो अगर सरकार के तौर पे देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक चाइनीज कंपनी ने बनाया, और अभी जो है 4 दिन पहले जो एक
टेंडर है जो मेरठ और दिल्ली कॉरिडोर जिसकी बात हो रही है, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक चाइनीज़ कंपनी को मिला है। तो अगर हम सरकारी तौर पे देखें तो भी हम चाइना पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं और चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी है, तो हम उसका बायकॉट ऑफ़िशियली किसी तरह से कर नहीं सकते। देखिए, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूँ। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, सरकारों की कभी चाइना को लेकर भारत में कोई नीति नहीं रही है, कोई एक स्पष्ट नीति नहीं रही है। मेरा ये ब्लेम है, और ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है। ये पिछली आप 30 सालों की, 40 सालों की सरकारों को देखिए, तो चाइना को लेकर किसकी स्पष्ट नीति रही है? चाइना को लेकर कभी हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चाइना को हमने कभी अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं ट्रीट किया। हम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? पाकिस्तान को मानते हैं। हम अपना सारा कंपैरिजन किससे करते हैं? पाकिस्तान से करते हैं। हमने कभी देखा कि उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया है? उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया है? उन्होंने वर्ल्ड कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग कर ली है? उन्होंने पोर्ट्स कितने बना लिए हैं? क्या हमने देखा? हमने नहीं देखा ना। हमें अपनी चाइना को लेकर भारत की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, और अभी से नहीं है। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, मैं बीजिंग समिट का हिस्सा रहा हूं। मैं बीजिंग समिट में सम्मिलित था। 4 दिन की विजिट थी, मैं बीजिंग में खुद था। उस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर एम्बेसडर थे भारत के। 2009 से 2013 तक वो चाइना में तैनात थे। और आप विदेश मंत्रालय में किसी से भी बात करें, किसी भी आईएफएस अफसर से, सब ये कहते हैं कि भारत में चीन के मामलों का सबसे बड़ा विशेषज्ञ कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। यू एग्री विद मी? आप और सहमत हैं? बिल्कुल और अभी वो Now, who is राजस्थान के our विदेश foreign मंत्री minister? Who is our foreign minister? Mr. S. वही है। Jaishankar is our foreign minister, and we are facing such a huge crisis. किसके पीरियड में कर रहे हैं? डॉक्टर एस जयशंकर के पीरियड में कर रहे हैं। व्हाट्स योर पॉलिसी? आज भी चाइना को लेकर जब मैं आप बात कर रहा हूं, चाइना को लेकर भारत सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आप हमें बताइए ना कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। आप हमें बताइए ना कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते, एक मीडिया संस्थान होने के नाते मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बाकी भाई बहन भी करेंगे। सरकारों का भी ये कर्तव्य है। मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको और बताता हूं, टाइम कम है लेकिन सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे। वो एक नहीं 20 बार, मैं तो उनको नमन करता हूं उस व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति ने जब भी सदन से लेकर सड़क तक और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, आप भी 20 बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही होंगी, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन ही भारत का दुश्मन नंबर 1 है। हमें कोई रणनीतिक भूल नहीं करनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव के समय से शुरू की हुई परियोजनाएं, और उसको सबसे बेहतर तरीके से किसी ने अगर चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक रोड्स तैयार करने का काम किया तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, प्रणब मुखर्जी ने किया। उसके बाद आने वाले सभी रक्षा मंत्रियों ने उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं, ये अच्छा काम किया, बढ़ाया। आज आप 3400 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा लंबी स्ट्रेटेजिक रोड चाइना बॉर्डर पे अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक बना चुके हैं। तो ये हमारी डिफेंस की स्ट्रेटजी थी, जिसके कारण आज हम गलवान घाटी में मुकाबला कर पा रहे हैं। वरना 1962 जैसे हालात होते कि वो आपके सर पे आके बैठ गए होते और आपकी मिलिट्री तक वहां नहीं पहुंची होती। एंड क्रेडिट गोज टू आवर डिफेंस मिनिस्टर्स, जो मुलायम सिंह यादव से लेकर अब तक के सारे डिफेंस मिनिस्टर्स की हैं। हमें स्पष्ट नीति दीजिए ना। आप बताइए तो हमें क्या करना है। आपकी कोई नीति ही नहीं है। आप जनता से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो जनता तो जो कर सकती है वो कर सकते हैं। जो कंचन जी कर सकती हैं वो कंचन जी करेंगी, जो ब्रजेश मिश्रा कर सकते हैं वो ब्रजेश मिश्रा करेंगे। आपको अपनी आर्थिक नीतियों पर अपनी राय सुविचारित तरीके से जनता के समक्ष प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी, और चीन को लेकर एक स्पष्ट नीति। मेरा एक और बड़ा गंभीर आरोप है, डॉक्टर एस जयशंकर फेल्योर हैं। वो अपने कामों में उन्होंने बेहतर तरीके से काम नहीं किया। एज एक्सपर्ट होते हुए भी हम 1962 के बाद की सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और वो भी सबसे बड़े एक्सपर्ट रहते हुए वो अपने जॉब में फेल है। हो सकता है कि बहुत अच्छे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हों, बट एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो चाइना के मामलों में फेल है। क्या आपको लगता है कि उनको रिजाइन करना चाहिए या सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए? मुझे लगता है कि उन्हें स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी हेडलाइन भी पता चल गई है। धन्यवाद।